नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री की स्पीच के खिलाफ जांच शुरू की। बांसवाड़ा में कहा था, कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चों वालों में बांट देगी। जी हां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। प्रधानमंत्री के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और सीपीआईएम ने चुनाव आयोग में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि प्रधानमंत्री मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बेहोश हुए, सुरक्षाकर्मी उठाकर मंच से नीचे लेकर आए। 2018 में अहमदनगर के कार्यक्रम में भी बेहोश हुए थे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनावी रैली के दौरान बेहोश हो गए। वे यहां एनडीए की शिवसेना प्रत्याशी राजश्री पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे। गडकरी बोल ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गए। मंच पर मौजूद लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए। घटना के कुछ देर बाद नितिन गडकरी ने पोस्ट करके बताया कि वह स्वस्थ है। उन्होंने लिखा कि रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं। अगली सभा में सम्मिलित होने के लिए वरुण के लिए निकल रहा हूं। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गिरफ्तारी पर रोक नहीं थी, 9 बार समन को टाला। केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट में ईडी का हलफनामा। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। अपने हलफनामे में निर्देशालय ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की जांच में सहयोग करने के सिलसिले में पूछताछ के लिए 9 बार समन जारी किए गए। 9 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल परिवर्तन निर्देशालय के सामने पेश न होकर पूछताछ से बच रहे थे। ईडी ने कहा कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों द्वारा लगभग 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदले गए और नष्ट किए गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मैं शिवराज को दिल्ली लेकर जाना चाहता हूं। हरदा में कहा, इंडिया गठबंधन के लोग 1 ईयर 1 प्रधानमंत्री का फार्मूला बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, हरदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से पूर्व सीएम और विदिशा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुना है ये लोग 1 ईयर 1 प्रधानमंत्री का फार्मूला बना रहे हैं। इससे पहले सागर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लेगी, मतलब आपकी संपत्ति लूटना चाहती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कहा, चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, डेटा के लिए इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना होगा। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित कर रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे, हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं, फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में आज 40 मिनट सुनवाई चली। दरअसल इस केस में याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे थे। प्रशांत एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से हैं। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अब तक एडवोकेट मनिंदर सिंह अफसरों और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होगी। इसके बाद अमेठी और रायबरेली पर फैसला ले सकती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तारीख नजदीक है। दूसरे चरण का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तारीख में वायनाड में भी मतदान होगा, जहां से विपक्षी नेता के प्रमुख चेहरे के तौर पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी प्रत्याशी हैं। इसी के साथ चर्चा अमेठी की भी है क्योंकि यह कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और इस बार के चुनाव में अभी तक कांग्रेस ने यहां से किसी प्रत्याशी की उम्मीदवारी
तय नहीं की है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चर्चा है कि जब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और वायनाड में वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस की नजरें रायबरेली और अमेठी पर टिकी रह सकती है। अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल को शुरू होंगे। इस बात की प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूर्व पारिवारिक गढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों ने इंडिया टुडे को संकेत दिया है कि इस पर कोई प्रगति 30 अप्रैल से पहले होने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रामदेव बालकृष्ण ने विज्ञापन केस में दूसरा माफीनामा छपवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था साइज ऐसा न हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े। जी हां दोस्तों, पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने का आरोप है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पतंजलि ने बुधवार को छपवाए माफीनामे में लिखा कि हमसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलतियों के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। हम सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को भी पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया था और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने की बात कही थी। पतंजलि ने 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच को इसकी जानकारी दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अब अगली बड़ी खबर। सुनीता विलियम्स तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार। 6 मई को बोइंग के कैप्सूल से स्पेस में जाएंगी। कोरोना के चलते टला था पहले मिशन। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 6 मई को अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगी। वो बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूलों मिशन का हिस्सा होंगी। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक मिशन के लिए 2 सीनियर साइंटिस्ट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को चुना गया है। फिलहाल सुनीता बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के पायलट की ट्रेनिंग ले रही है। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 मई को रात 10:34 पर अलायंस एटलस वी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के लिए नासा की मदद ली गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अशोक गहलोत ने कराई थी फोन टैपिंग, गजेंद्र शेखावत को बदनाम किया। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का जिन्न बाहर आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2020 के फोन टैपिंग मामले में कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग मामले में दिल्ली में क्राइम ब्रांच द्वारा कई बार 8 से 9 घंटे तक गहन पूछताछ के बावजूद मैं अब तक चुप था, लेकिन जो व्यक्ति फोन टैपिंग की घटना के लिए जिम्मेदार था उसने मुझे मझदार में छोड़ने का फैसला किया। मुझे नतीजे भुगतने के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य की फोन रिकॉर्डिंग दी थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से रिकॉर्डिंग मिली थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए 2 दिन बाकी, इलेक्शन कमीशन से अब तक नहीं मिली परमिशन। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम में तीसरे मेयर के चुनाव को लेकर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बैठक का एजेंडा पार्षदों के बीच वितरित किया जा चुका है, लेकिन इस आशंका के साथ कि बैठक तभी होगी जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुनाव करवाने की परमिशन मिल जाती है। यानी कि दोस्तों, साफ है यही 2 वजह हैं जिससे मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव टलने के आसार लग रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिसके कारण चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी हो जाती है। मेयर चुनाव के लिए चुनाव आयोग की परमिशन का इंतजार है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चीनी अखबार ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत से दूर हो रहे उसके पड़ोसी मालदीव ने स्वतंत्र नीति चुनी। जी हां दोस्तों, मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मुइज्जू की जीत के बाद चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में कहा कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने पर चलता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत का रवैया नेबर फर्स्ट पॉलिसी की जगह इंडिया फर्स्ट वाला हो गया है। भारत साउथ एशिया में जितना अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता है, उससे पड़ोसी देश उतने ही दूर हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि भारत साउथ एशिया को अपना बैकयार्ड समझता है। वह साउथ एशियन देशों पर भारत और चीन में से किसी एक को चुनने के लिए दबाव डालता है। संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर लिu जोंगी ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि मालदीव के संसदीय चुनाव इस बात का सबूत है कि वहां के लोग अब भारत के आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करना राजद्रोह है, दिल्ली हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा द्वारा दायर मानहानि के मामले में वकील जय आनंद देहाद्र को समन जारी किया। साथ ही यह अहम टिप्पणी की कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचना राजद्रोह है। पिनाकी मिश्रा ने अपनी याचिका में देहाद्र पर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने और उन्हें उड़िया बाबू पुरी का दलाल जैसे आपत्तिजनक नामों से बुलाने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने मिश्रा और देहाद्र के वकीलों और स्वयं जय देहाद्र की ओर से व्यापक दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 73,852 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंकों की तेजी रही। टाटा कंज्यूमर का शेयर 5.48% फिसला। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 24 अप्रैल को लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 114 अंकों की बढ़त के साथ 73,852 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 34 अंकों की तेजी रही और यह 22,402 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी मेटल शेयरों में देखी गई। निफ्टी मेटल 2.69% की तेजी रही, जबकि निफ्टी बैंक इंडेक्स भी 0.46% चढ़ा। हेल्थ केयर, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स भी तेजी के साथ आगे बढ़े। आईटी और ऑटो में गिरावट रही। टाटा कंज्यूमर का शेयर 5.48% गिरकर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम और बजाज ऑटो रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। सोना 71,826 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी 80,000 के पार हुई। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में 24 अप्रैल को बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम यानी कि 24 कैरेट सोना 228 रुपए महंगा होकर 71,826 रुपए का हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 680 रुपए सस्ती होकर 80,687 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। वहीं दोस्तों बात करें दिल्ली के दामों की, तो दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,750 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,880 रुपए है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सचिन पायलट बोले, प्रधानमंत्री ने कल दिया विवादित भाषण। जिम्मेदार लोग मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र की बात कर भावनाओं को भड़का रहे। जी हां दोस्तों, पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री उनियारा में बहुत सारी बातें बोलकर गए जो अपने आप में विवादित है। जिम्मेदार लोग मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें कर भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। इससे परहेज करना चाहिए। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। यह बात पायलट ने बुधवार को अपने सभा क्षेत्र टोंक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में कही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को बड़ी राहत। 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में मिली क्लीन चिट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से बड़ी राहत मिली है। ईओडब्ल्यू ने कथित 25,000 करोड़ रुपए के एमएससीबी बैंक घोटाले मामले में सुनेत्रा को क्लीन चिट दे दी है। वहीं विपक्षी शिवसेना ने इस फैसले की निंदा की। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि ईओडब्ल्यू ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में कोई आपराधिक कृत्य नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था और कहा था कि यह एक भ्रष्ट परिवार है, लेकिन आज उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। जिन नेताओं पर आरोप लगे थे और वे बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें क्लीन चिट दे दी जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक लगी। खामियों को दूर नहीं कर रहा था बैंक। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दे दिया। इसके साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। बैंक पर यह प्रतिबंध लगने का कारण बताते हुए आरबीआई ने कहा है कि 2022 और 2023 के बीच उनके पर्याप्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने को लेकर बैंक को अपनी चिंता जताई थी, लेकिन बैंक इन कमियों को दूर करने में लगातार विफल रहा है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिमों वाले बयान पर लारा दत्ता बोली, सभी लोगों को खुश रखना मुश्किल, प्रधानमंत्री भी एक इंसान है। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्रेस लारा दत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया भाषण के बारे में बात की और अपने विश्वासों पर कायम रहने के लिए उनकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस पार्टी की देश की संपत्ति मुसलमानों के बीच बांटने की योजना है। विरोधियों ने प्रधानमंत्री के दावों को प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। लारा दत्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने विश्वास पर खरा उतरने के लिए उनकी सराहना की। एक्ट्रेस ने कहा कि सभी लोगों को खुश रखना मुश्किल है, पीएम भी एक इंसान है। हालांकि उन्होंने इस विवादित बयान को लेकर कुछ नहीं कहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमिताभ बच्चन को मिला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, रणदीप हुड्डा भी स्टेज पर रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में अमिताभ बच्चन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज पर रणदीप हुड्डा भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने इस खास मौके पर एक किस्सा भी शेयर किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2024 हुए जारी, अंशिका मिश्रा और मुस्कान दागी बने ओवरऑल टॉपर। जयंत यादव ने 8 स्ट्रीम में टॉप किया। 12वीं में कुल 64.79% स्टूडेंट्स पास। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2024 के लिए एमपी बोर्ड 12वीं का नतीजा जारी कर दिया है। रीवा की अंशिका मिश्रा ने मैथ साइंस स्ट्रीम में 500 में से 493 और विदिशा की मुस्कान दागी ने कॉमर्स में 493 मार्क्स हासिल कर ओवरऑल टॉप हासिल किया। वहीं शाहजहांपुर के जयंत यादव ने स्ट्रीम में 500 में से 487 अंक हासिल किए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा। टी रविशंकर पास करेंसी मैनेजमेंट और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सहित कई डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक 1 साल के एक्सटेंशन का यह आदेश 3 मई 2024 से लागू होगा। उन्हें मई 2021 में बीपी कानून गो के रिटायरमेंट होने के बाद 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। वे 1990 में आरबीआई में शामिल हुए थे और तब से विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। दोस्तों डिप्टी गवर्नर का पद संभालने से पहले शंकर आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से एक थे। करेंसी मैनेजमेंट और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सहित अन्य डिपार्टमेंट्स की उनको जिम्मेदारी मिल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टेस्ला की 4 महीने पहले बनी मार्केटिंग टीम हुई खत्म। सीईओ एलन मस्क ने 40 कर्मचारियों को निकाला। कंपनी में 10% कर्मचारियों की छंटनी का टारगेट। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने अपनी नई मार्केटिंग टीम को 4 महीने बाद ही खत्म कर दिया है। कंपनी ने इसे ग्लोबल टीम को लीड कर रहे सीनियर मैनेजर एलेक्स ग्राम और जॉर्ज बिलबर्ग सहित 40 कर्मचारियों के ग्रुप को निकाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग को अब कारगर नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि कंटेंट टीम द्वारा बनाए गए विज्ञापन बहुत सामान्य थे। टेस्ला ने पिछले साल ही ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया था। तब मस्क ने कहा था कि कंपनी थोड़ा विज्ञापन आजमाएगी और देखेगी कि यह कैसे चलता है। कंपनी फिलहाल आर्थिक खर्चों में भी कटौती कर रही है। हाल ही में खबर आई है कि कंपनी ने कैलिफोर्निया स्थित अपने डिजाइन स्टूडियो और कंटेंट टीम में भी कर्मचारियों की छंटनी की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं भारत के नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।